नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर सारा सिस्टम, सारी व्यवस्था एक आदमी के हाथ में आ जाए, मुट्ठी में आ जाए, या यूं कहें दो आदमी के हाथ में आ जाए, तो फिर देश में क्या होता है या देश का हाल क्या होता है। अब आज की ये जो खबर है, शर्तिया आपकी आंखें खोलने जा रही है। और आप इसके लिए मेरी हिम्मत को दाद मत दीजिए, मैं आपके हौसलों को दाद देता हूं, क्योंकि आपके हौसलों की वजह से ये आवाज़ आप तक पहुंच रही, दुनिया तक पहुंच रही है। और आज मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ आपसे गुजारिश करूँगा कि अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, अपनी मोबाइल स्क्रीन पर पहली तस्वीर देखिए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। अब मैंने यूं ही नहीं केबीसी का जिक्र किया, करोड़पति का जिक्र किया। ये जो साहब हैं, इनकी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां इतनी महंगी हैं कि आप लाख करोड़ भूल जाएंगे। नाम है इनका निशिकांत दुबे, झारखंड से बीजेपी के सांसद हैं और अक्सर चार्टर प्लेन से चलते हैं। और बीच में आपने एक कंट्रोवर्सी भी देखी होगी, जिसमें निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और एक साहब और थे, चार्टर प्लेन की फ़्लाइट को लेकर झगड़ा हो गया था एयरपोर्ट पर। तो ये साहब हैं निशिकांत दुबे। एक तस्वीर और देख लेते हैं। तस्वीर क्या, वीडियो देख लेते हैं। कार से हेलीकॉप्टर पे आ जाते हैं। अब इन साहब का नाम है बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह, जी हाँ, बाहुबली हैं, पैसे की कमी नहीं है, इसीलिए हेलीकॉप्टर से चलते हैं। और बीजेपी के सांसद हैं, सत्ता के बेहद करीबी हैं बृजभूषण शरण सिंह। एक और हेलीकॉप्टर देख लेते हैं। अब इन साहब का नाम है आनंद सिंह। और अभी तक मैं सांसदों का जिक्र कर रहा था, मुझे लगा कि आपको मैं कुछ मंत्रियों की भी भाजपा की झलक दिखा दूं। तो ये कर्नाटक में पर्यटन मंत्री हैं बीजेपी के, सरकार के, और माइनिंग मैग्नेट कहा जाता है, किंग कहा जाता है। सीबीआई के कई केस हैं, ईडी भी, इनकम टैक्स भी, सब कुछ इनका घर खंगाल चुकी है, फार्म हाउस खंगाल चुकी है। लेकिन आज की तारीख में ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, इस सरकार में किसी की हिम्मत नहीं है, किसी ईडी के डायरेक्टर की या सीबीआई के डायरेक्टर की हिम्मत नहीं है, इनकम टैक्स कमिश्नर की, कि आनंद सिंह पर नज़र उठा के देख ले। तो नज़र तो किसी पर भी उठा के नहीं देखी जा सकती, चाहे वो दुबे हों, तिवारी हों, पांडे हों, सिंह हो, कोई भी हो। अगर बीजेपी का ठप्पा लगा है तो फिर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, दोस्तों इसके कोई मायने नहीं। अब दोस्तों, ये खबर नहीं है कि बीजेपी के जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, जिनके पास पैसा है, दौलत है, रसूख है जिनके पास, वहाँ सीबीआई नहीं जाती, ईडी नहीं जाती, इनकम टैक्स नहीं जाती, पुलिस नहीं जाती। ये खबर नहीं है। और खबर ये भी नहीं है कि इनको छोड़कर जो ईडी है या सीबीआई है वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं की रीढ़ तोड़ रही है, उन्हें जेल भेज रही है। खबर ये भी नहीं है। ये सब पुरानी खबरें हो चुकी हैं। खबर बढ़ने से पहले, असली खबर पर बढ़ने से पहले एक तस्वीर या वीडियो और देख लीजिए। अब ये साहब जो है, इनका नाम है श्याम नारायण उर्फ विनीत सिंह। दोस्तों, आपने वो सीरीज़ देखी होगी मिर्ज़ापुर। अब वो तो एक नकली स्क्रिप्ट थी, फिल्म थी। ये मिर्ज़ापुर के असली सिंह हैं। और आप कह सकते हैं कि जो आनंद सिंह आपने देखा था, कर्नाटक के मंत्री, उनका ये छोटा सा मॉडल उत्तर प्रदेश में। और जिधर पूरे देश में इनकम टैक्स और सीबीआई और ईडी खामोश रहती है आनंद सिंह जैसे लोगों पर, बृजभूषण शरण सिंह पर, ऐसे ही योगी जी का जो बुलडोज़र है वो मिर्ज़ापुर नहीं जाता।
क्योंकि विनीत सिंह का जो साम्राज्य है आज की तारीख में वो भाजपा की छतरी के नीचे है। अब विनीत सिंह का ये जलवा आप देखिए उत्तर प्रदेश में, जी हाँ, बुलडोज़र वाले बाबा के उत्तर प्रदेश में इस बाहुबली का आप जलवा देखिए कि जब इन्होंने भाजपा की तरफ से एमएलसी का नामांकन भरा तो कोई भी विपक्षी पार्टी, जी हाँ, कोई भी विपक्षी पार्टी, किसी की हिम्मत नहीं हुई पर्चा भरने की, सबने वापस ले लिया नामांकन। लेकिन विनीत सिंह कोई इकलौते बाहुबली उत्तर प्रदेश में नहीं, ऐसे कई हैं। और अगर आप भीतर की खबर देखना चाहते हैं तो एक अरसे पहले मैंने वीडियो इस पर भी बनाया था। और खबर क्योंकि ये नहीं है इसलिए विनीत सिंह की बात मैं यहीं ख़त्म करूंगा, मैं बढ़ूंगा सीधे असली खबर की तरफ। अब दोस्तों ये खबर नहीं है कि निशिकांत दुबे जैसे सांसद या ऐसे कई और सांसद बीजेपी के वो महंगी गाड़ियों से चल रहे हैं या उनकी कोठी हैं, बंगले हैं, ये खबर नहीं है। क्योंकि जब सवाल उठाने वाली सीबीआई, इनकम टैक्स या ईडी ही नहीं है, कोई इनकम टैक्स का नोटिस ही नहीं जा रहा या कोई मीडिया ही सवाल नहीं कर रही, गोदी मीडिया, तो फिर आप सिर्फ निशिकांत दुबे पर सवाल नहीं उठा सकते। वो तो मैंने ऐसी जिक्र किया उनकी चार्टर के किस्से को देखकर। असली सवाल ये है कि एक नया ट्रेंड आया है और ये ट्रेंड नया ये है कि प्रचंड बहुमत वाली भाजपा की इस सत्ता के नीचे एक नया ट्रेंड आया। और ट्रेंड ये है कि जहां एजेंसियां, सरकारी एजेंसियां खामोश हैं, जहां पुलिस खामोश है, जहां इनकम टैक्स से जुड़ी और एजेंसियां केंद्रीय सरकार की वो चुप हैं, जहां पर देश की मुख्य धारा की मीडिया चुप है, अखबार चुप हैं, वहाँ अगर कोई विपक्ष का नेता हिम्मत करके भ्रष्टाचार पर कोई सवाल उठाता है, किसी बीजेपी के बड़े नेता पर या बीजेपी के किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर पर या किसी बीजेपी के रसूखदार लीडर पर, तो आज की तारीख में वो आवाज़ भी कहीं ना कहीं दबाई जा रही है और उसमें अदालतों का रोल सामने आ रहा है। जी हाँ, न्यायपालिका का। अब एक तस्वीर आप और देख लीजिए। ये जो तस्वीर है ये विनय कुमार सक्सेना जी की है। हालांकि हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन गुजरात जाके मोदी जी के बड़े करीबी हो गए और फिर मोदी जी ने इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया दिल्ली का। और लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने से पहले मोदी जी के आशीर्वाद से ये खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन उसके चेयरमैन हो गए थे। और यही वो शख्स हैं जिन्होंने सत्ता के इशारे पर एक्साइज, जी हाँ, एक्साइज पॉलिसी को लेकर मनीष सिसोदिया के यहाँ छापे डलवाए थे, सीबीआई को केस दे दिया था। और जब ये केस गया तो आप वर्सेस बीजेपी दिल्ली में हो गया और तब एक आरोप लगाया संजय सिंह ने और बाकी नेताओं ने आम आदमी पार्टी के कि ये जो सक्सेना साहब हैं इनके दामन पर भी दाग है। इस तरह का आरोप लगाया और ये आरोप लगाया उनका कोई पैसे का लेन देन का मामला था डीमोनेटाइजेशन के बाद। अब ये आरोप कितने सच्चे मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन जैसे ही ये आरोप लगने शुरू हुए एलजी पर कि बीच में हाई कोर्ट आ गया और हाई कोर्ट ने 27 सितंबर को आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं से कहा कि आप उंगली नहीं उठा सकते लेफ्टिनेंट गवर्नर पर। और जो भी आपने ट्वीट करी है, जो भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है यूट्यूब पे, सबको हटाइए, फेसबुक पर सारे बयान वापस लीजिए। यानी इशारा ये था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, जी हाँ, मोदी के बड़े खास, इन पर अब आगे आरोप मत लगाइएगा। अब ये तो बात रही साहब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की। एक और साहिबा भी हैं, वो भी बहुत पावरफुल हैं। उनका नाम मेरे ख्याल आप तस्वीर से ही जानते हैं, तो तस्वीर देख लीजिए, स्मृति ईरानी जी। ये भी बहुत ख़ास है मोदी जी की। और इनको लेकर भी एक कंट्रोवर्सी हो गई थी गोवा में, जहाँ पर ऐसा कहा जा रहा था कि इनकी जो बेटी है वो वहाँ पर एक बार चलाती है, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट चलाती है और वहाँ पर जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कोई मामला दर्ज किया था और उस पर पवन खेड़ा और जयराम रमेश, इन दोनों लोगों ने खुलासा कर दिया दस्तावेजों के आधार पर स्मृति ईरानी पर। मीडिया तो चुप रही,
बाकी लोग भी चुप रहे, लेकिन जयराम रमेश और पवन खेड़ा, ये जो कांग्रेस के नेता हैं, ये फ्रंट पर आए और इन्होंने स्मृति ईरानी की घेराबंदी शुरू की। और दोस्तों यहाँ भी दिल्ली हाई कोर्ट आया और उसने कहा कि नहीं, ये जो भी आप आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं, और जो आपने ट्वीट किया है, जो आपने फेसबुक पे पोस्ट डाली है, या जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, हर जगह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो कंटेंट है उसको विड्रॉ करिए सोशल मीडिया से, हर प्लेटफॉर्म से। और ये इशारा था बाकी लोगों को कि आप भी संभल जाइए, मिसेस ईरानी पर कुछ ज़्यादा बोलिएगा नहीं। और वो मामला जो था दफन हो गया। अब मुझे नहीं मालूम कि वो जो रेस्टोरेंट था उसमें जो जांच गोवा की चल रही है उसमें आगे क्या कार्रवाई हुई, क्या वो स्मृति ईरानी के फेवर में गई या उनके अगेंस्ट गई, किसी को कुछ नहीं पता। ये आवाज़ भी दबा दी गई विपक्ष की। अब दोस्तों ये जो मामला है सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है कि दिल्ली में ही जो विपक्ष है उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। अगर भ्रष्टाचार के मामले किसी बीजेपी के नेता के मुखालिफ उठाए जा रहे हैं तो उसको यहीं दबाया जा रहा है अदालत के जरिए। ऐसा नहीं है, पूरे देश भर में है। और अगर आप ये वेबसाइट देखेंगे, स्क्रॉल, बड़ी नामी गिरामी वेबसाइट है, इसकी एक रिपोर्ट है, हाल की रिपोर्ट, और उस हाल की रिपोर्ट ने कहा है कि देश भर में जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर इस तरह के मामले दबाए जा रहे हैं। यानी कोई अगर भ्रष्टाचार की बात करता है किसी बीजेपी के बड़े नेता पर, तो उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी येन केन प्रकरण दबा दिया जाता है और अदालत मानहानि के आधार पर दबा देती। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये रिपोर्ट देखें, इसमें स्क्रॉल कहता है कि बिटवीन मार्च एंड अगस्त 2021 एटलीस्ट 8 बीजेपी पॉलिटिशियंस फ्रॉम कर्नाटका had obtained interim injunctions against media houses। इनका ये कहना है कि पिछले साल, बल्कि 2021 में, माफ़ कीजिएगा, 2021 में 8 ऐसे बीजेपी के नेता थे जिनको कहीं ना कहीं फेवर किया कर्नाटक में अदालत ने। आधार वही मानहानि का था कि अगर कोई ऐसा मामला उठाओगे भ्रष्टाचार का या जिसमें बदनामी हो सकती है पार्टी की नेता की, तो कहीं ना कहीं मानहानि के जरिए आवाज को दबाया जाएगा। अब दोस्तों मेरा ये मानना नहीं है कि जो हमारे देश की जो लोअर कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, वाकई उनके जो फैसले आ रहे हैं वो सत्ता पक्ष के हक में जा रहे हों। अब इस तरह का कोई बहुत राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाण नहीं, लेकिन जब हमें दिखाई जो दे रहा है पहली नज़र में, उससे ऐसा ही लगता है कि जो कर्नाटक में हो रहा है ऐसे कुछ यूपी में भी हो रहा है। छोटी छोटी बातों पर एफआईआर हो रही है, जबकि बीजेपी के कई ऐसे बाहुबली हैं जिनके खिलाफ पुलिस एफआईआर करने से कतराती है, डरती। अब जैसे ये साहब देख लीजिए, ये बड़े पॉपुलर आईएएस अधिकारी रहे सूर्य प्रताप सिंह, योगी जी की आलोचना करते थे, कटु आलोचना करते थे ट्विटर पे, और कई ऐसी इनके ट्वीट्स थी जिन पर एफआईआर हुई और ये अदालतों के चक्कर काटते रहे। एक और आप देख लीजिए, एक और अधिकारी हैं अमिताभ ठाकुर, ये भी योगी जी की आलोचना करते थे और ये गोरखपुर जा रहे थे, धरना वरना देने जा रहे थे, और इससे पहले कि ये गोरखपुर जाएं अमिताभ ठाकुर को पुलिस उठा के ले गई किसी और मामले में, और हफ्तों महीनों इनको बेल नहीं मिली। ऐसा कहा जाता है कि कई ऐसे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ छोटी छोटी बातों पर खासकर विपक्ष में समाजवादी पार्टी के सैकड़ों ऐसे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जिनको जेल में डाल दिया गया है और बड़ी मुश्किल से उनको बेल मिली। ताज़ा मिसाल आईपी सिंह साहब की है, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। इनका कोई 20 साल पुराना मामला था और हाईकोर्ट के इंस्ट्रक्शन में ये लोअर कोर्ट गए थे और वहीं पर इनको धर लिया गया, और हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद कई दिन तक इन्हें बेल के आदेश कहे गए थे देने को, बेल नहीं मिली। तो ये एक आप कह सकते हैं एक दौर है जिस दौर में गोदी मीडिया हो, पुलिस हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, और या फिर लोअर कोर्ट्स, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे सत्ता का असर, सत्ता का दबाव व्यवस्था पर है। अब दोस्तों अगर सरकार की पॉलिसी, सरकार के फैसले का कोई अगर क्रिटिकल असेसमेंट करता है, आलोचना करता है,
और उसका साथ पुलिस नहीं देती या फिर मीडिया नहीं देती या अदालतें नहीं देती, तो ऐसे में वो शख्स करे तो क्या करे। मैं ऐसी वेबसाइट्स देख रहा था और नेट देखते देखते मुझे एक संस्था मिली जिसका नाम है SFLC, सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर। ये दिल्ली में एक संस्था है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ये ऐसे मामलों में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मामले में, ट्विटर पे अगर कोई आपकी ट्वीट पर मुकदमा हो जाए या फेसबुक पर आप कुछ लिख दें और सरकार आपको घेर ले, वहाँ पर ये फौरी तौर पर मदद देते हैं। और इनके डायरेक्टर हैं प्रशांत साहब, जो लीगल डायरेक्टर हैं। हालांकि कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कई इसमें टेक्नोक्रेट्स हैं, इस संस्था में कई जो है वो वकील भी हैं जो मदद देते हैं। SFLC.in, इसमें जो प्रशांत साहब हैं लीगल डायरेक्टर जिनका मैं जिक्र कर रहा था, उनका ये कहना है कि देयर आर मल्टीपल इंस्टेंसेस दैट पीपल एसोसिएटेड विद द पार्टी इन पावर अक्रॉस स्टेट्स हैव बीन गिवन फेवरेबल ऑर्डर। ये कह रहे हैं प्रशांत जी कि ऐसे बहुत से अनगिनत मिसालें हैं जहां पर सत्ता पक्ष के जो ताकतवर लोग थे उनको फेवरेबल ऑर्डर अदालत से मिले। ये इनका कहना है। बहरहाल ये तो एक लीगल रेमेडी की बात है जो एक संस्था कर रही है, लेकिन सवाल दोस्तों इस बात का है कि इसका नेशनल लेवल पे इस मसले का हल क्या है। क्या सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए कि जो लोअर जुडिशरी है, जो लोअर कोर्ट्स हैं, वो किसी भी तरह जो है वो सत्ता पक्ष के दबाव में ना आए। और छोटे छोटे मामले हैं जो आप कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, मानव अधिकारों का जहाँ उल्लंघन है कि बेलेबल ऑफेंस में भी आप बेल नहीं दे रहे हैं, या आप जानबूझकर आपने ज़मानत का जो अधिकार है, बेल इज़ द राइट, उसको रोक रखा है, परेशान कर रहे हैं क्योंकि आप विपक्ष से जुड़े हुए हैं या आप सरकार के मुखालिफ खड़े हैं। इसके लिए क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए। मैं चाहूँगा जो मेरे दोस्त लीगल फ्रेटर्निटी से आते हैं, जो लोग लीगल बिरादरी से आते हैं, वो अपने सुझाव भेजें, वो अपने कमेंट्स मुझे दें, और मैं ज़ाहिर तौर पे जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा या आने वाले समय में जो वीडियो बनाऊँगा कुछ एक्सपर्ट्स की मदद से, मैं इस मुद्दे को फिर छेड़ना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आपके हक़ की आवाज़ गांधी के मुल्क में दबाई जा रही है तो मुझे लगता है कि संविधान कहीं ना कहीं हाशिए पर रख दिया गया है। इसलिए ये जो आज का जो मसला है बहुत गंभीर है, और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे और आपके हक़ की बात हो रही है, इसमें ज़रूर शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी माध्यम हो, व्हाट्सएप, फेसबुक और भी कोई अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है तो उस पर ज़रूर इसको शेयर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन अगर आपने क्लिक नहीं किया तो उसको ज़रूर क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और ये आज का वीडियो था। कमेंट्स में आपके ज़रूर पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ जवाब देने की, तो आइडियाज़ मुझे मिलने चाहिए। और मैंने कहा कि जो लीगल फ्रेटर्निटी के मेरे दोस्त हैं ज़रूर कुछ सुझाव दें कि इसका हल क्या है, ये जो आवाज़ दबाई जा रही है कहीं ना कहीं। तो बहरहाल आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।